पूजा सिंह मर्डर केस। जुलाई के अंतिम सप्ताह में एक अज्ञात महिला की हत्या की खबर पुलिस को आती है। अब पुलिस लोगों के बताए हुए जगह पे पहुंचती है तो पुलिस वाले वहां के मंजर को देखकर हैरान हो जाते हैं। 31 जुलाई बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास पुलिस को एक अज्ञात महिला की लाश रहस्यमय ढंग से पड़ी मिलती है। मृतक लड़की ने टाइटन की घड़ी पहन रखी थी और लाश को पलटकर देखा गया तो उसके हाथ और गर्दन पे टैटू बना हुआ था, जिसे देखकर पुलिस ये साफ अंदाजा लगा लेती है कि यह लड़की किसी बड़े घराने से ताल्लुक रखती थी। और पुलिस का यह अनुमान बिल्कुल सही निकला, क्योंकि पुलिस के जांच पड़ताल में पता चला कि यह लाश पूजा सिंह की है, जो मॉडलिंग करती थी और इवेंट मैनेजमेंट का काम देखती थी। अब पुलिस के सामने यह सवाल था कि आखिर इस लड़की का रहस्यमय तरीके से हत्या किसने की, हत्या के पीछे क्या राज था, आखिर हत्या के पीछे क्या कहानी थी। तो आज के इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, यह लड़की कोलकाता की रहने वाली थी, लेकिन किसी ने बड़े ही चालाकी से इस हत्या को अंजाम दिया था और लाश को सुनसान इलाके में फेंक दिया था। इस घटना को पूजा सिंह मर्डर केस का नाम दिया गया। कहा जाता है कि पुलिस बिना पैसे लिए कोई भी काम नहीं करती, और यह सच भी है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। यह कहानी सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करती है, क्योंकि इस केस को जिस तरह से सुलझाया वो काबिले तारीफ था। तो चलिए इस कहानी के पीछे से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि पूजा सिंह नाम की लड़की का कत्ल किसने किया था और वह कातिल कौन था, जिसे पुलिस पागलों की तरह ढूंढ रही थी। यह चौंकाने वाला घटना कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के नजदीक स्थित केम्पीगौड़ा एयरपोर्ट के पास घटी थी। दरअसल इस एयरपोर्ट के पास कदरनापल्ली नाम का एक गांव है। 31 जुलाई 2019 को जब गांव के कुछ लोग अपने दैनिक काम के लिए जंगल की ओर टहलने जा रहे थे, थोड़ी दूर जाने के बाद झाड़ियों में उन्हें कुछ दिखाई दिया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो झाड़ियों में कोई बेजान हालत में पड़ा है। लोगों को यह थोड़ा अजीब लगा, वो थोड़ा डर भी गए। वो थोड़ी हिम्मत करके जब उस झाड़ी के पास जाकर देखते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि पास की झाड़ी में संदिग्ध लड़की की लाश पड़ी थी। जिन लोगों ने सबसे पहले इस लाश को देखा वो पहले घबरा गए। फिर उन्होंने इस घटना की जानकारी गांव के सरपंच को दिया। गांव के सरपंच अपने आदमियों को लेकर झाड़ियों के पास जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि वहां पे सच में एक संदिग्ध लड़की की लाश है। इसलिए वह पुलिस को जानकारी देना ही उचित समझा। गाँव के सरपंच तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। इस घटना की जानकारी वहां के लोकल पुलिस स्टेशन को देते हैं। पुलिस बिना देरी किए अपने एक टीम के साथ गांव पहुंच जाती है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचते ही सबसे पहले वहां लगे भीड़ को हटाते हैं, ताकि कोई भी सबूत के साथ छेड़छाड़ ना हो सके। इस घटना की सूचना वहां के डीएसपी को भी दी जाती है। डीएसपी बिना देरी किए अपने एक फोरेंसिक टीम के साथ वहां पहुंच जाती है। जब पुलिस लड़की की लाश की छानबीन करती है तो लड़की के पहने कपड़े और हाथ में पहनी घड़ी को देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह लड़की किसी अमीर घराने से है। लड़की के कई सारे अंगों पर टैटू के निशान भी है, लेकिन पुलिस के लिए परेशान करने वाली बात यह थी कि लाश के पास ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली जिससे उस अज्ञात लाश की पहचान की जा सके। हत्या करने के बाद कातिल ने उन सभी चीजों को गायब कर दिया था जिससे उस लड़की की पहचान की जा सके। हत्यारे ने इस लड़की को मारने के लिए किसी धारदार चाकू का इस्तेमाल किया था, क्योंकि लड़की के सीने और पीठ पे कई सारे चाकुओं से वार किए गए थे। लड़की के सर को यह देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि लड़की के चेहरे को कुचलने की कोशिश की गई है ताकि उसकी पहचान ना हो सके। लेकिन लड़की के मरने का क्या कारण था, यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बता सकती थी। अब पुलिस को कातिल को पकड़ने से ज्यादा जरूरी था उस लड़की की पहचान करना। पुलिस के पास लड़की के कपड़े और चप्पल के सिवाय कुछ नहीं था, जिससे इस केस को सोल्व करना काफी मुश्किल था। इसलिए इस लड़की को पहचान करने के लिए पुलिस एकजुट हो जाती है। क्योंकि पुलिस के पास लड़की के कपड़े और चप्पल थे, इसलिए पुलिस उसी का सहारा लेकर लड़की की पहचान पता करने की कोशिश करती है। लड़की के कपड़े और चप्पल के बार कोड को स्कैन करके पता करते हैं कि ऐसे कपड़े और चप्पल कहाँ कहाँ बेची जाती है। अब पुलिस को स्कैन करने के बाद पता चलता है कि इस लड़के ने जिस तरह के चप्पल और कपड़े पहने थे उस तरह के कपड़े और चप्पल दिल्ली और कोलकाता में बेची जाती है। अब पुलिस तुरंत दिल्ली और कोलकाता की उन सभी दुकानों की लिस्ट बनाते हैं जिसमें उस ब्रांड के चप्पल और कपड़े बेचे जाते थे।
अब पुलिस उन दुकानदारों से 1 साल की लिस्ट मांगती है जिन्होंने उस ब्रांड के कपड़े और चप्पल खरीदे थे, लेकिन लिस्ट काफी ज्यादा लंबी थी जिससे उस लड़की की पहचान करना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए पुलिस दिल्ली और कोलकाता के सभी पुलिस स्टेशनों में इस लड़की की तस्वीर भेज दी जाती है ताकि किसी थाने में इस लड़की की गुमशुदा रिपोर्ट मिलने पर इस लड़की की पहचान की जा सके। लेकिन काफी दिन गुजर जाने के बाद ऐसी कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई। अब पुलिस ने बड़े अधिकारियों को लेकर कॉन्फिडेंस में 2 टीमें बनाई, जिसमें से एक टीम को दिल्ली और दूसरी टीम को कोलकाता भेजा गया ताकि लड़की का जल्दी से जल्दी पहचान की जा सके। इस बार पुलिस के हाथों में ऐसी जानकारी लगी जिससे उस लड़की के बारे में सब कुछ पता चल गया। कोलकाता भेजी गई टीम को न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में लड़की की गुमशुदा रिपोर्ट हाथ लगी। जब पुलिस को उस लड़की के बारे में पता चला तो पुलिस वालों का होश उड़ गए, क्योंकि वो कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक एक्ट्रेस थी जिसका नाम पूजा सिंह था। दोस्तों, ये वही पूजा सिंह थी जिसने दिया और बाती नाम के सीरियल के अलावे और भी कई सारे सीरियल में काम किया था। पूजा ना सिर्फ सीरियल में काम किया करती थी बल्कि इसके अलावे वह इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मॉडल एक्ट्रेस भी थी। पुलिस के छानबीन में यह पता चला कि पूजा सिंह शादीशुदा है और उसके पति का नाम सुदीप डे है और यह दोनों पति पत्नी कोलकाता के न्यू टाउन में रहते हैं। लेकिन अब पुलिस के सामने कई सारे परेशान करने वाले सवाल थे जिसका जवाब पुलिस जानना चाहती थी कि पूजा सिंह तो मर चुकी है, फिर इसका पति सुदीप कहाँ है। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस तुरंत सुदीप के घर पहुंच गई। अब पुलिस वहां पहुंची तो कई चौंकाने वाले राज पता चला। सुदीप बताता है कि पूजा और सुदीप कुछ समय पहले तक वो प्यार करते थे और दोनों शादी के लिए भी तैयार थे, इसलिए बाद में दोनों ने लव मैरिज कर लिया। पूजा की लापता होने वाली बात पूछने पर सुदीप बताता है कि 29 जुलाई 2019 को इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की प्रोग्राम के लिए घर से निकली थी। वो बता के गई थी कि 31 जुलाई को फ्लाइट से कोलकाता वापस आ जाएगी, लेकिन वह वापस नहीं आई। काफी इंतजार करने के बाद नहीं आई तो मैं न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में पूजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराया। सुदीप ने आगे की कहानी बताते हुए कहा कि रिपोर्ट लिखवाने के बाद मैंने पूजा के सभी दोस्तों, रिश्तेदारों, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से भी पूजा के बारे में पूछताछ किया, लेकिन उसका कुछ ही पता नहीं चला। फिर अगली सुबह पूजा के मोबाइल से मेरे फोन पर मैसेज आया। यह मैसेज वाली बात सुनकर पुलिस और हैरान हो गई, क्योंकि उस मैसेज में लिखा था कि मैं हैदराबाद में हूँ और मुझे अर्जेंट पैसे की जरूरत है। उस मैसेज में एक बैंक अकाउंट नंबर था और उसमें 5 लाख डालने के लिए कहा गया था। इस बात की खबर मैंने तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर दी और साथ ही बैंक अकाउंट की जानकारी भी पुलिस को दी। और जब पुलिस ने बैंक अकाउंट के बारे में सारी डिटेल निकाली तो पता चला कि वह बैंक अकाउंट बेंगलुरु के नागेश नाम के व्यक्ति का है। जब पुलिस को इस नाम का पता चला तो पुलिस को एक नई दिशा मिल गई। लाश की पहचान होने और पोस्टमार्टम होने के बाद सुदीप को पूजा की डेड बॉडी सौंप दी गई। अब पुलिस ने नागेश नाम के व्यक्ति को रडार पर लिया और साइबर टीम की मदद से पूजा के मोबाइल से उस नागेश का नंबर निकाल लिया और कुछ जानकारी बैंक अकाउंट से निकाले। उसके बाद पुलिस ने उस मोबाइल को ट्रैक करना शुरू कर दिया। 10 अगस्त 2019 को टैक्सी स्टैंड के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है जिसका नाम नागेश होता है। नागेश पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर था। पुलिस के हाथ आने के बाद पुलिस ने इस व्यक्ति से पूछताछ शुरू कर दिया। शुरुआती पूछताछ में पुलिस ने नागेश से काफी प्यार से पेश आती है। उसके बाद पूजा की मर्डर के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन नागेश एक भी सवाल का सही से जवाब नहीं देता है। अब पुलिस के सब्र का बांध टूटता है और पुलिस अपने तरीके से पूछताछ पे उतरती है और कुछ हथकंडे अपनाने के बाद नागेश अपना जुर्म कबूल करता है। और नागेश ने जिस तरह से पुलिस को पूजा की हत्या की कहानी सुनाई, उसे सुनकर शायद आपका भी खून खोल जाएगा। 22 साल का नागेश बेंगलुरु के संजीवनी नगर के रहने वाला था। नागेश का बचपन काफी गरीबी में गुजरा था। वह अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई बहुत ही मुश्किल से कर पाया था। बड़ा होने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने टैक्सी चलाने का काम शुरू कर दिया। नागेश की शादी पहले ही हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे भी हैं। नागेश के लिए अकेले पेट पालना आसान था, लेकिन परिवार बढ़ने के बाद उसके सर का बोझ और बढ़ गया। कुछ समय तक नागेश भाड़े की टैक्सी चलाता था, लेकिन परिवार का बोझ बढ़ता हुआ देखकर उसने डिसाइड किया कि वो अब खुद का टैक्सी खरीदेगा। इसके लिए उसने बैंक से लोन लिया, अपनी खुद की टैक्सी ले ली और अपने टैक्सी को ओला कैब में चलाना शुरू कर दिया।
आगे चलकर नागेश को पता चला कि खुद की टैक्सी से भी आने वाले खर्चे उसके परिवार को जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। वो टैक्सी भी नहीं छोड़ सकता था क्योंकि उसने इसी टैक्सी पर बैंक से लोन ले रखा था। पिछले कुछ समय से टैक्सी की ईएमआई नहीं भरने के कारण नागेश को बैंक वाले की तरफ से नोटिस पर नोटिस भेजे जा रहे थे, जिससे नागेश काफी परेशान था। इधर 29 जुलाई 2019 को पूजा इवेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए जब बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आई तो उसने ओला कैब बुक किया। ओला कैब का ड्राइवर नागेश था। पूजा इस कैब से अघारा लॉन्च गई। पूजा रास्ते में नागेश से काफी सारी बातचीत की। बातचीत से काफी प्रभावित हो गई। वह पूरे प्रोग्राम के दौरान नागेश को अपने साथ रखने का फैसला किया। प्रोग्राम खत्म होने के बाद पूजा लगभग 12 बजे वापस नागेश के कैब से होटल वापस लौट आई। क्योंकि पूजा नागेश के बातचीत से काफी प्रभावित हो गई थी, इसलिए उसने कैब के भाड़े के साथ साथ अच्छी खासी टिप भी दी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद 31 जुलाई को अपने पति के पास कोलकाता लौटना था, जिसके लिए उसके 4 बजे की फ्लाइट थी। रात को 3 बजे पूजा ने नागेश को फोन मिलाया। एयरपोर्ट छोड़ने के बदले नागेश ने पूजा से 1200 रुपए की डिमांड करता है और पूजा मान भी जाती है। इधर नागेश के मन में अभी भी बैंक का लोन की किस्तें चल रहा था। नागेश को समझ में नहीं आ रहा था कि लोन चुकाने के लिए पैसे कहां से लाए। तभी उसके दिमाग में पूजा का ख्याल आता है। दरअसल पूजा के पास एक पर्स था जिसमें ढेर सारे पैसे थे। नागेश की नज़र पूजा के पर्स पर थी। अब नागेश मन ही मन सोच रहा था कि अगर किसी तरह से पूजा का पर्स मुझे मिल जाए तो मैं अपना बैंक का सारा बकाया लोन चुका सकता हूँ। अब नागेश के दिमाग में एक खतरनाक प्लान बनने लगा था और पूजा को लूट कर अपने सारी परेशानियों से पीछे छुड़ाना चाहता था। उसे पूजा ने बातों ही बातों में बताया था कि वह कोलकाता की रहने वाली है, इसलिए नागेश को लग रहा था कि पूजा दूसरे शहर के रहने वाली है। अगर इसके साथ कुछ लूटपाट होता है तो किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। अगली सुबह पूजा अपने सामान के साथ नागेश के पास आती है। नागेश अपनी टैक्सी में पूजा का सामान रखता है। टैक्सी स्टार्ट करके एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। दरअसल पिछली रात को पूजा अपने काम में व्यस्त होने के कारण ठीक से सो नहीं पाई थी, इसलिए चलती टैक्सी में उसे नींद आ गई। नागेश पूजा को गहरी नींद में सोता देखा और उसने अपने प्लान को अंजाम देने का सबसे अच्छा मौका दिखा और उसने अपने टैक्सी का स्टीयरिंग एयरपोर्ट के रास्ते से घुमाकर डोडूझूला नाम के इलाके में पड़ने वाले एक सुनसान रास्ते की ओर ले गया। टैक्सी सुनसान रास्ते पर कुछ ही दूर गई थी, तभी पूजा की नींद खुल गई। वह घबराकर इधर उधर देखने लगी। वो जैसे ही टैक्सी से उतरी वैसे ही नागेश अपनी टैक्सी के डिक्की से जेक रोड निकाला और पूजा के सर पर दे मारा। पूजा को जोरदार चोट लगती है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन जैसे ही नागेश उसका सामान लेकर भागता है उससे पहले ही पूजा होश में आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब नागेश को खतरा महसूस होने लगा। उसे डर था कोई पकड़ ना ले, इसलिए अपने गाड़ी से चाकू निकालकर पूजा के पेट में चाकू घुसा देता है। कई बार चाकू से पूजा के सीने और पीठ पर वार किया। पूजा की लाश को कोई पहचान ना ले, इसलिए उसका चेहरे खराब करने की भी कोशिश करा और वहां से पूजा का सामान लेकर भाग गया। और रास्ते में जैसे पूजा का पर्स खोला तो उसमें एक भी नोट नहीं था, वो पर्स खाली था। उसे काफी अफसोस हुआ कि जिस पर्स के लिए उसने खून किया उसमें एक भी रुपया नहीं निकला। फिर उसने पूजा के फोन से उसके पति को मैसेज करके बोला कि 5 लाख रुपए डाल दो, मुझे अर्जेंट जरूरी है। और इसी वजह से यह फंस गया। और आगे क्या क्या हुआ ये तो आप जानते ही हैं। तो दोस्तों ये था पूजा मर्डर केस। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।